हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायो सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये लॉ क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या बताता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक जो है हमारा महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे और दूसरा जो डेरिवेशन है वो नॉर्मल बेस पढ़ेंगे, जैसा एनसीईआरटी के बुक में दिया है उस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब चैप्टर का स्टार्ट किया था हमने, तो हमने सिर्फ इतना बोला था कि कोई अगर कंडक्टर है, किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। बस इतना बोल के हमने छोड़ दिया था। बाद में फिर हमने अलग अलग स्टडी किया था कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, ठीक है, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा और कब लगेगा। स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, चार्ज के पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। ये सारी चीजें वगैरह हमने पढ़ी है। क्या मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बार क्रॉस बी बार, इस तरह से होता है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही हम पढ़ते रहे, लेकिन हमने ये कभी सोचा नहीं कि अगर एक कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, अगर ये कंडक्टर के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन तो चलो अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करके हो जाएगा। कैसा, ऐसा वाला, थंब ऊपर मतलब करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, एक कर्ल फिंगर का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अंदर हो जाएगा। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसकी वैल्यू कितना होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे कंडक्टर से हम दूर दूर जाते जाएंगे वैसा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा, ये हमने स्टडी नहीं किया था। तो इन सारों चीजों का जो स्टडी करना है, जो हमने करके दिया है, किसने, ये साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है बायो सैवर्ट्स। ठीक है, तो बायो सैवर्ट्स लॉ थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है, अगर समझ गया तो उसके एप्लीकेशन भी बहुत आसान है। तो चलिए हम देखते हैं बायो सैवर्ट्स का कहना क्या था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो ठीक है, तो बायो सैवर्ट्स लॉ हमें बोलता है कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर कौन सा भी हो, उन्होंने वर्ड यूज किया है आर्बिटरी शेप। कंडक्टर का शेप कैसा भी हो सकता है, हमारी वायर ऐसी हो सकती है, हमारी वायर ऐसी हो सकती है, हमारी वायर ऐसी हो सकती है। ठीक है, वायर का शेप कुछ भी हो सकता है, इसमें से भी करंट पास कर सकते हैं, इसमें से भी करंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली इस पॉइंट पे, इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, वो सारी चीजों के बारे में बायो सैवर्ट्स लॉ में बता देता है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर हमें पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, क्या होगी, तो उसके लिए हमें बायो सैवर्ट्स लॉ पढ़ना होगा। तो बायो सैवर्ट्स लॉ आपको पूरे कंडक्टर की वजह से, मान लो कोई ये वायर है, ठीक है, ये पहला लेते हैं, ये कोई वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इस वायर की लेंथ जो है वो कितनी, मान लो चलो 10 मीटर है। तो 10 मीटर वायर की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बायो सैवर्ट्स लॉ आपको नहीं बताएगा। फिर से, जो पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर की पूरी लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये बायो सैवर्ट्स लॉ आपको नहीं बताएगा। फिर भी हम इसको यूज करेंगे। तो बायो सैवर्ट्स लॉ हमें क्या बोलता है कि पूरे कंडक्टर की लेंथ की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड नहीं, इसमें से छोटी सी लेंथ ले लो, इसमें से छोटी सी लेंथ ले लो, जिसको हम बोलते हैं डीएल। पूरी लेंथ एल है, उसमें से छोटी सी लेंथ क्या होगी, डीएल। तो ये छोटी सी लेंथ डीएल में से करंट तो उतना ही पास हो रहा है, आई जितना। तो ये जो छोटा सा लेंथ है ना, इसको बोलते हैं इलेमेंट, या फिर इसको बोलेंगे लेंथ इलेमेंट। ये बातें ध्यान में रखना, अभी छोटा सा है इसके लिए लेंथ इलेमेंट। अगर इसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे इस डीएल में से, ये देखो यहाँ से तो करंट जा रहा है, तो ये डीएल पार्ट में से भी करंट जाएगा, तो ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे करंट इलेमेंट या फिर करंट लेंथ इलेमेंट। ठीक है, इतना अगर लेंथ इलेमेंट है तो उसके आगे करंट लगा दो, तो क्या हो गया, करंट लेंथ इलेमेंट। ये वर्ड्स आपके बायो सैवर्ट्स लॉ में आएंगे बार बार इसके लिए। ठीक है, तो बायो सैवर्ट्स लॉ जो है, सबसे पहली चीज समझ लो, पूरे कंडक्टर की वजह से
प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं निकाल के देगा, लेकिन हमें जरूरत क्या होती है कि पूरे कंडक्टर में से जाने वाले करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये डीएल है, इसके नीचे और एक डीएल ले लेंगे, इसके नीचे और एक डीएल ले लेंगे, इसके नीचे और एक डीएल ले लेंगे, ऐसा पूरा डीएल डीएल लेते जाएंगे। ठीक है, हर एक डीएल की वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सारों की सम कर देंगे। अभी सारों की सम कर देंगे तो समेशन के लिए हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो क्या कर देंगे, एक छोटा सा निकालेंगे और छोटा का बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमें पूरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, छोटे पे निकालो और उसको यहां से यहां तक, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बायो-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करके पूरे कंडक्टर की निकाल सकते हैं। लेकिन बायो-सावर्ट्स लॉ सिर्फ आपको किसके बारे में बताएगा, डीएल के बारे में बताएगा, डीएल में से जाने वाले करंट की वजह से यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि पी पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो चलिए मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं जिसका शेप है आर्बिटरी, आर्बिटरी मतलब जिसका शेप है कैसा भी, ये रहा। ठीक है, इसमें से हम क्या पास कराएंगे, इसमें से हम करंट पास कराएंगे। तो बायो-सावर्ट्स लॉ किसके लिए बोलता है, करंट लेंथ एलिमेंट के लिए बोलता है। पूरे कंडक्टर में से पास होने वाली जो करंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना प्रोड्यूस होगा उसके बारे में नहीं बताएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई, यहाँ पे लेता हूँ मैं पी पॉइंट, यहाँ पे कोई एक डीएल ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई छोटा सा डीएल ले लेते हैं जिसको हम बोलेंगे लेंथ एलिमेंट, और जब इसमें से हम करंट पास कर देंगे तो इसी को हम क्या बोलने लग जाएंगे, करंट लेंथ एलिमेंट। तो इस वायर का हम कंसीडर करते हैं छोटा सा करंट लेंथ एलिमेंट। हाँ, और जो करंट लेंथ एलिमेंट है उसको हम वेक्टर ट्रीट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। और वेक्टर की क्या होती है, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो इस डीएल को जब हम इधर लिखता हूं डीएल बार बोलेंगे तो इसका डायरेक्शन लिखना होगा। इसका डायरेक्शन मतलब किसका डायरेक्शन, ये समझना। अभी करंट जा रहा है तो करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वही डायरेक्शन किसका रहेगा, डीएल बार का। फिर से जो डायरेक्शन करंट का रहेगा वही डायरेक्शन किसका रहेगा, डीएल बार का। डीएल बार को वेक्टर हम प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि आई जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको कभी भी हम वेक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन डीएल बार को हम वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन अगर बताना हो तो डीएल बार की डायरेक्शन यानी कौन सी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इसे ऊपर वाली है तो इसको हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगर करंट नीचे आता तो डायरेक्शन ऐसी नीचे वाली हो जाती है। ठीक, इस पॉइंट से इस डीएल बार का जो लेंथ है वो मान लो कितना है, आर है। ठीक है, अभी डीएल बार से पी तक की पोजीशन बताने का काम ये वेक्टर कर रहा है, तो इसको आर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर बार बोलेंगे। अभी आर बार मतलब क्या हो जाएगा, आर बार मतलब आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। आर बार मतलब आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। कितने वेक्टर हो गए, एक डीएल बार हो गया, दूसरा आर बार हो गया। आर बार क्या है या सिर्फ आर क्या है, ये करंट एलिमेंट से, अब इसमें से करंट पास हो रहा है ना, तो अब इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। इस करंट एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस बताने का काम कौन करता है, ये पोजीशन वेक्टर करता है जिसको हम डिनोट करते हैं आर बार से। तो बायो-सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट बोलता है, स्टेटमेंट जान लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इस पॉइंट पे इस छोटे से करंट लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, छोटी सी। पूरी की बात तो नहीं कर रहे ना, इतने छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली कितनी होगी, छोटी सी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे दिखाएंगे, तो वो दिखाएंगे μ0/4π, इसको भूलना मत। ठीक है, पहले हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे उसके बाद में स्केलर फॉर्म। μ0/4π I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब,
ये है आपका बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है। टी साइलेंट होता है उसमें। म्यू 0/4 क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपने देखा होगा क्लास 11 में, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की होगी तो आपके पास एक फॉर्मूला था E = Q/4πε/r², ठीक है। तो यहाँ पे था 1/4πε, या कभी कभी एप्सिलॉन 0 होता था, बराबर है। अगर फ्री स्पेस होता था, वैक्यूम होता था, तो यहाँ पे म्यू 0 की जगह पे कौन है, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 की जगह पे यहाँ पे कौन है, म्यू 0 4π है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, डीबी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है ना एनालॉगस क्वांटिटी है। इसमें भी देखो लेंथ डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे है, इसमें भी अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो बराबर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। चलो मैग्नीट्यूड भी लिख के देता हूं मैं। देखो देयरफॉर मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, 4πr। क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, a बार क्रॉस b बार अगर होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ab sin थीटा, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर फॉर्म है तो इस पे वेक्टर लगा देता हूं, ठीक। मैग्नीट्यूड में कैसे लिखेंगे, ये सारा तो कांस्टेंट करंट स्केलर क्वांटिटी, ये dl क्रॉस r बार को कैसे लिखूंगा मैं, dl × r sin थीटा अपॉन r। तो देखो क्या आ जाएगा, dv = म्यू 0/4π × I dl, एक एक r कट हो जाएगा, r³ है नीचे, ऊपर r है तो एक एक r कट होके नीचे r² बन जाएगा। ये है हमारा मैग्नीट्यूड किसका, इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का, किसकी वजह से, इतने से छोटे से एलिमेंट की वजह से। अगर आपको पूरा निकालना है, पूरा बी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे से को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये तो पुरानी बात हो गई अभी, ठीक है। अगर बड़ा बी निकालना है तो इस छोटे को इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल मिल जाता है, ठीक है। कहां से कहां से, यहां से लेके यहां तक उसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो ये जो है ये है आपका बायो सावर्ट्स लॉ। बुक में कैसा दिया है, बुक में बता देते कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस करंट एलिमेंट की वजह से, वो क्या होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है, डीएल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस करंट एलिमेंट में से करंट कितना जा रहा है, करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। अभी थीटा क्या है, थीटा तो बोला ही नहीं। देखो dl बार और क्रॉस बार, इसको लिखते के वक्त हमने क्या लिखा है, sin थीटा। तो थीटा क्या होता है, ये एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ये एक वेक्टर dl बार, दूसरा वेक्टर है r बार। ये dl बार वेक्टर और ये r बार वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, थीटा। अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है, ठीक है। अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। उसके बाद में dv जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। बस यही सारा वर्ड्स में लिख दो। क्या लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड, ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced due to small current element is directly proportional to the length of current element, directly proportional to current, directly proportional to the sine of angle between current element and the line joining the current element to the point P। फिर से बोलता हूँ, this magnetic field is directly proportional to the sine of angle, किसके किसके बीच में, the sine of angle between current element and this line, current element and this line joining the point P with the current element, ठीक है। देख के, and the magnetic field is inversely proportional to the square of distance of the point from the center of that element। r क्या है, इस पॉइंट P का डिस्टेंस इस लेंथ एलिमेंट के सेंटर से, लेंथ एलिमेंट के सेंटर से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बता देता हूँ मैं फिर से स्टेटमेंट, क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट एलिमेंट, साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द लेंथ एलिमेंट and line joining the point with the length element, dB
and inversely proportional to the square of the distance of the point from the current element. ऐसा ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मत देखो आप, ये ध्यान में रखो, जो ऊपर ऊपर होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो नीचे नीचे होगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में। अभी डायरेक्शन के बारे में, तो ये वेक्टर इज इक्वल टू, देखो उधर कौन सा वेक्टर है, dl बार क्रॉस आर बार। अभी वापस क्लास 11 में जाओ। क्लास 11 क्या बोलता है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा, और थर्ड वेक्टर इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या, db बार परपेंडिकुलर टू dl बार और db बार परपेंडिकुलर टू r बार, दोनों को परपेंडिकुलर। लेकिन कैसा होगा, तो इसका डायरेक्शन भी बताने का काम क्लास 11 में ही किया है, उसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। यहाँ पे स्क्रू रखना, यहाँ पे स्क्रू रखना इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये dl वेक्टर है, ये p r वेक्टर है। ठीक है, जहां पे उन दोनों की टेल्स एक दूसरे को मीट कर रही हो, वहां पे क्या करना, स्क्रू को रखना। राइट हैंड स्क्रू रूल बता रहा हूं। और पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक जाना। पहला वेक्टर कौन सा है, dl बार, दूसरा वेक्टर कौन सा है, r बार। इस पे स्क्रू रखो, स्क्रू ड्राइवर लगाओ, या फिर खाली इसको ऐसे रोटेट करते जाओ अपना अपना। तो पहले वेक्टर से लेके दूसरे वेक्टर तक रोटेट करो, तो स्क्रू ऐसा रोटेट होगा। जब स्क्रू ऐसा रोटेट होता है तो स्क्रू अंदर जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर जाने वाली। और अंदर जाने वाली किससे डिनोट करते हैं, हमेशा क्रॉस से। बाहर जाने वाली किससे डिनोट करते हैं, इससे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो बायो सावर्ट लॉ जो है ना, वो आपको मैग्नीट्यूड भी बता देगा और आपको डायरेक्शन भी बता देगा। बायो सावर्ट लॉ आपको क्या नहीं बताएगा, बायो सावर्ट लॉ आपको ये बात नहीं बताएगा कि पूरे कंडक्टर की वजह से कितना हो रहा है, वो नहीं बताएगा। छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बताएगा। लेकिन हम इस बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन इस पूरे को लगा सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, फिर पूरे की वजह से निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे या समेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका बायो सावर्ट लॉ होता है। तो यही रूल अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो मान लो ये कोई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है करंट, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे ढूंढोगे। तो इसके लिए ना सिंपल रूल यूज करना, जो आप पहले भी बोला है, राइट हैंड स्क्रू रूल है या फिर राइट हैंड थंब रूल है, वो भी आप यूज करके इसका डायरेक्शन बता सकते हो। इस पॉइंट पे देखो करंट ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे निकालना है आपको, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट तक कर्ल फिंगर्स लेके जाओ, इस पॉइंट तक कर्ल फिंगर्स लेके जाओगे तो ऐसा होगा। फिंगर्स किधर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ भी आते हैं। अगर उसी कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, फिर से करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर। ठीक है, अभी इस फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। फिंगर्स को क्या करेंगे, कर्ल करते वक्त इस पॉइंट पे जब फिंगर आएंगे तब कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ऐसी ये परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी और यहाँ से ऐसी परपेंडिकुलर अंदर जाएगी, वही मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, कौन सा रूल हमेशा याद रखना, राइट हैंड थंब रूल हमेशा याद रखना। तो दोस्तों ये था हमारा बायो सावर्ट्स लॉ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसके अभी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला एप्लीकेशन है कि कोई इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, बहुत ही लॉन्ग है, जो इन्फानाइटली लॉन्ग है, उसकी वजह से किसी पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में लेक्चर खत्म करेंगे। चलो दोस्तों, बायो सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इन्फानाइटली लॉन्ग कंडक्टर। जो वायर होगी उसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा होगी, इन्फानाइट होगी। उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो म्यू जीरो हमने लिखा था, ठीक है, फॉर्मूले में, उसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं था, वो फॉर्मूला मैं फिर से लिखता हूँ। dB इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना है। म्यू जीरो जो होता है उसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, उसको बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपने 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक से पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म था एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन जीरो मतलब किसी मीडियम के बारे में बोलता है, किसी मीडियम में क्या है। अभी जीरो आगे लगा है मतलब फ्री स्पेस या वैक्यूम होगा, या सिर्फ एप्सिलॉन लगा रहेगा तो फिर मीडियम के लिए लगा। ठीक है, मीडियम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी अलग अलग होता है। उसी तरह से ये म्यू जीरो मतलब परमियाबिलिटी किसका, फ्री स्पेस का।
अगर किसी मीडियम का होगा तो म्यू जीरो की जगह पे म्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हमें मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था हमने। म्यू जीरो की वैल्यू नहीं मालूम है, और म्यू जीरो की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी भी नहीं है, सिंपल है बहुत, फिर भी नहीं रखेंगे हम, डायरेक्ट वैल्यू ध्यान में रखेंगे इसकी, म्यू जीरो अपॉन 4 की टोटल कांस्टेंट की, वो होती है 10⁻⁷, वो होती है 10⁻⁷। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट कैसे निकालोगे, 4 को तो कुछ यूनिट नहीं होगा, तो पूरे क्वांटिटी को यूनिट किसका होगा, म्यू जीरो का। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से म्यू जीरो का यूनिट निकालने का ट्राई करते हैं। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा यूनिट भी है टेस्ला बोलते हैं उसको, वेबर पर मीटर स्क्वायर दूसरा नाम है टेस्ला, लेकिन हम वेबर में निकालते हैं। इज इक्वल टू ये म्यू जीरो अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, इनटू ये क्या है, आई मतलब करंट मतलब एम्पियर हो गया, ठीक है, डीएल मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर हो गया। साइन थीटा का यूनिट नहीं होता, साइन थीटा का यूनिट नहीं होता है। आर स्क्वायर वापस क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया, तो ऊपर का पूरा मीटर और मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कट हो जाएगा। तो देखो वापस क्या बचा फिर, देयरफॉर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इधर का जो मीटर है, देखो ये जो है इधर मल्टीप्लाई को है, इधर आ जाएंगे, इधर भेज देते हैं इस पूरे टर्म को, तो मीटर ऊपर एम्पियर नीचे, करेक्ट है, तो मीटर ऊपर एम्पियर नीचे इज इक्वल टू अभी म्यू जीरो अपॉन 4 तो 1 मीटर फिर से कट हो गया, तो आंसर क्या आया, म्यू जीरो अपॉन 4 का यूनिट क्या आया, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है। म्यू जीरो अपॉन 4 का यूनिट मतलब क्या, 4 को तो कोई यूनिट होता नहीं, तो म्यू जीरो का यूनिट हो जाएगा वेबर पर एम्पियर मीटर। तो इधर लिखेंगे वेबर पर एम्पियर मीटर। आप क्या कर सकते हो, अभी वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह पे सिंपल टेस्ला डाल दो, इसी तरह से सॉल्व करो और टेस्ला के टर्म में यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। हमने वेबर में निकाला, तो वेबर पर एम्पियर मीटर ये क्या होता है, म्यू जीरो का यूनिट होता है, इतना ध्यान में रखो। और वैल्यू ध्यान में रखो, म्यू जीरो अपॉन 4 टोटल की 10⁻⁷, क्योंकि म्यू जीरो आएगा तो 4 आना ही आना है। अगर सिर्फ म्यू जीरो की निकालनी के तो ऐसे भी निकाल सकते हो, फिर 4 × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, कुछ डिफिकल्ट है। चलो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें जो कंडक्टर की लेंथ होगी वो बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट होगी, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और कंडक्टर जो लिखा है आपके इसमें स्ट्रेट लिखा है, तो चलिए एक बहुत ही लंबा चौड़ा ले लेते हैं। ये लेंथ मालूम नहीं कहाँ तक जाएगी, इधर भी मालूम नहीं कहाँ तक जाएगी। एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर हो गई, वो तो हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मान लो किसी एक पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है R। R क्या है, अभी मैंने स्मॉल r नहीं लिखा है, अभी मैंने क्या लिखा है इधर, कैपिटल R। कैपिटल R क्या होता है, हमेशा याद रखना, इस फॉर्मूले में जम्बलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कंफ्यूज। कैपिटल R क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है, किसको कैसे मेजर करते हैं, वो जरा ध्यान से देखो। कैपिटल R जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा, ठीक है। इस चीज में बायो सावर्ट में कैपिटल R होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वायर। जो वायर कैसी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। चलो बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है आपको, पूरे वायर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली फील्ड में नहीं बताऊंगा, वो आप देखो। सिर्फ बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है, मैं सिर्फ आपको किसी एक छोटे से लेंथ एलिमेंट, करंट लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में बता सकता हूँ, उसके लिए मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ जो उसने दे दिया, ठीक है। पूरे वायर की वजह से करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम वापस फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि छोटे से पे निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पे आ जाएगा। तो वही किया हमने, एक करंट लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया। करंट लेंथ एलिमेंट क्या है, डीएल, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। इस सेंटर से या फिर इस पॉइंट से इस डीएल का लेंथ कितना है, एल कितना है, ठीक से समझो, ठीक से। ये कैपिटल आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका इस पॉइंट का इस वायर से। ये डीएल जो है, ये डीएल जो है वो लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट है, लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, ठीक है। और ये जो एल है
वो L क्या है? L इज द डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर मान लो। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो किसी को भी सेंटर बोल सकते हैं। चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्यों नाम दे देता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। बुक में कुछ अलग दिया होगा लेकिन हम समझ लेते हैं, ठीक। तो इस डीएल लेंथ का इस पॉइंट से, या फिर वायर का सेंटर मान लो इसको, इस पॉइंट से ये डीएल एलिमेंट का लेंथ कितना है? एल है, ठीक है। हमें छोटा आर चाहिए। छोटा आर मतलब क्या? करंट लेंथ एलिमेंट से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये रहा हमारा आर, ठीक है। इस पॉइंट पे निकालना है। तो बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है? डीएल की वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे पे, ठीक है। तो चलिए बायो सावर्ट लॉ बोलता है dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में अलग तरीके से डेरिवेशन दिया है, ठीक है। और जो बाकी बुक्स है एनसीईआरटी वगैरह उनमें अधिक तरीके से डेरिवेशन दिया है, लेकिन वो अलग तरीके वाला जो है एनसीईआरटी का, वो आपको नीट और जेडब्ल्यू में बहुत हेल्प करने वाला है। तो हम क्या लेंगे? महाराष्ट्र बोर्ड का भी लेंगे डेरिवेशन, और आगे जाके नीट और जेडब्ल्यू के लिए जो लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी लेंगे। तो पहले लेते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। तो चलिए इस डीएल पे निकालना है। अभी हमें मालूम है इंटीग्रेशन जब लिखते हैं हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डीएक्स। डीएक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। डिफरेंशिएट जब करते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे डी के साथ में लटका हुआ कौन है? एल है। तो जो भी इंटीग्रेशन करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? एल करेंगे, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू एल करेंगे। ये जो एंगल है किसकी डायरेक्शन? डीएल की डायरेक्शन ऊपर, और ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन या फिर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। चलिए साइन थीटा मतलब क्या? इसका साइन थीटा, वो निकाल नहीं सकते थे लेकिन निकालेंगे बराबर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो बाद में, ठीक है। ये डायग्राम समझ लो पहले, ठीक है। डायग्राम के बारे में लिख सकते हो कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर करो जिसका लेंथ है बहुत इनफाइनाइट, ठीक है। उस कंडक्टर से आर इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लो जिसका नाम होगा पी। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है। उसके बाद में ढूंढने के लिए क्या करेंगे? हम एक छोटा सा करंट लेंथ एलिमेंट लेंगे जिसका डिस्टेंस होगा इस सेंटर से एल इतना, और करंट एलिमेंट क्या होता है? डीएल होता है। उसके बाद में थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इस आर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड में ये लिखेंगे सब कुछ। इतना हो गया। उसके बाद में मालूम है हमें फॉर्मूला इतना होता है। अभी ठीक से देखो, अभी ठीक से देखना। ये इसको अगर सेंटर मान लिया हमने, इस पॉइंट को अगर सेंटर मान लिया, तो हमें क्या करना होगा? यहां से ऊपर जितना वायर का पोर्शन है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी पी पॉइंट पे, वो लेनी है। उसके बाद में इसके नीचे का जितना पोर्शन है उसके वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, और मैग्नीट्यूड लाना है हमें, तो दोनों की क्या करेंगे हम? एडिशन। तो यहां से इतना ऊपर क्या जा रहा है? जितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि ये सेंटर है, यहां से ऊपर जितना लेंथ है वायर का, यहां से भी नीचे भी उतना ही लेंथ है। तो यहां से इतना इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा उतना ही आंसर यहां से आगे नीचे तक इंटीग्रेट करके आएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 बार इंटीग्रेशन नहीं, ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब सेंटर से ऊपर जाएंगे उसका इंटीग्रेशन करो, बाद में सेंटर से नीचे जाएंगे उसका इंटीग्रेशन करो अलग से, ऐसा नहीं। कोई भी एक ही इंटीग्रेशन करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह से करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इतनी सारी क्वांटिटीज लगेंगी। इतनी सारी क्वांटिटीज लगेंगी हमें, तो इसमें डीएल दिख रहा है। डीएल मतलब क्या? लेंथ में। तो बाकी के जो सारे हैं ना उनको भी लेंथ में लाना पड़ेगा। बाकी के जो सारे हैं उनको भी किस में लाना पड़ेगा? लेंथ में। ये अपर हाफ के लिए निकालेंगे डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल बी कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन फॉर अपर हाफ, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फॉर लोअर हाफ। लेकिन दोनों सेम होने के कारण इज इक्वल टू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ अपर हाफ, ठीक है। ये लॉजिक लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, देखो साइन थीटा कैसे निकालते हैं। साइन थीटा निकालते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन ये है थीटा, यहाँ पे अपोजिट हाइपोटेन्यूज किधर है? नहीं है। तो ये उसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे?
ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। करेक्ट है। ये पूरी लाइन 180 की है, उसमें से थीटा गया 180 मतलब पाई, और ये थीटा गया उसमें से, तो बचा कितना, पाई माइनस थीटा। निकाल सकते हैं हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद रखो अभी, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना मतलब किसकी वैल्यू निकालना, साइन पाई माइनस थीटा। इस पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, इस पे देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू, सॉरी स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर क्या है, हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस लगाओ तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा, या फिर आर स्क्वायर ही क्या आ जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी, करेक्ट है, 2 टाइम्स लोअर हाफ और अपर हाफ। तो ऐसा लिखेंगे बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सारों की वैल्यू पुट कर दो, सारों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, वापस यहाँ पे ठीक से देखो, अगर आर स्क्वायर आपका क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो देयरफॉर आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट डाल दो दोनों तरफ, यहाँ पे लगेगा छोटा आर का वैल्यू, ये साइन थीटा लिखने के लिए लगेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, हाँ, और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ये इसको 0 मान लो, ऊपर लेंथ कहाँ तक जा रही है, ऊपर लेंथ इन्फिनिटी तक, यहाँ से यहाँ तक का अपना सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो इंटीग्रेशन का लिमिट लगा दो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको लगाओ और जो वैल्यू हमने निकाली है वो डाल दो, 2 इंटू ये जो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, आई भी बाहर ही निकलेगा, करंट तो कांस्टेंट है, आई भी बाहर निकल गया, डीएल रखता हूं, साइन थीटा की वैल्यू रखो, साइन थीटा क्या है, आर अपॉन आर, और इस आर अपॉन आर में ये जो छोटा आर है ना उसकी भी वैल्यू डाल दो, तो देखो क्या आ जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आई बाहर है, डीएल हो गया, साइन थीटा हो गया, आर स्क्वायर, ये रहा आर स्क्वायर, नीचे है आर स्क्वायर तो उसको लिख दो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है लेकिन समझ लो हो जाएगा। इसको लिखते हैं फिर आगे, b इज इक्वल टू 2 इंटू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई, चलो ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर देते हो, 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अभी अंदर देखो क्या आ जाएगा, आर अपॉन ये देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये देखो ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब ये हाफ हो जाएगा, रेस्ट टू में लिखेंगे तो हाफ और रेस्ट टू में लिखेंगे तो 1। इन दोनों को एक साथ में कैसे लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू 3/2, और आगे लगेगा डीएल। तो अभी जो आपका बुक है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसमें क्या है, ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने को नहीं बोला है, इंटीग्रेशन आपको सॉल्व नहीं करने का है। ये वापस आर जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वापस बाहर निकाल दो, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बचता क्या है, डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर डायरेक्ट दिया है, और इसका भी आंसर आपको डायरेक्ट ही लिखना है। जब आएगा डेरिवेशन, देखो महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट जब आपको इसका डेरिवेशन करने को बोलेंगे तब आपको एनसीईआरटी का लिख के नहीं आना है, आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ही लिखना है। ठीक है, दूसरी बुक्स का लिखे हुए तो नहीं चलेगा। तो इसका जो जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट दे के रखा है, तो डायरेक्ट दे के रखा है तो हमने भी डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि अभी तक हमारा इंटीग्रेशन वाला चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। जो इनफाइनाइट और फाइनाइट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो ठीक है, तो उसी का ध्यान रखते हुए उन्होंने भी बोला है
कि इंटीग्रेशन करने का जरूरत है नहीं, करने जाओगे तो एक पेज और बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट देके रखी है, हम भी डायरेक्ट उठाएंगे। कैसी आती है वो इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। 2 ए भी लेंगे तब, और इसका वैल्यू होता है 1/r²। इनका वैल्यू डायरेक्ट उन्होंने देके रखा है 1/r²। तो एक आर और एक आर यहाँ से कट हो जाएगा, तो बी आपको मिल जाएगा μ0r 2π और एक आर। ये आपको वैल्यू मिलती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू होल कंडक्टर, ड्यू टू पूरा कंडक्टर। उसके वजह से P पॉइंट पे मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी। उसके फॉर्मूले में क्या आता है, कैपिटल R आता है, जो कि होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। देखो क्या करना है, डायग्राम लिखना है, अच्छे से डायग्राम बनाना है। ये पाई माइनस थीटा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका वैल्यू वापस पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पाइथागोरस से वैल्यू निकालो, साइन थीटा में भी डाल दो और इधर भी डाल दो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ऐसा आ जाएगा, तो ब्रैकेट रेस टू 3/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों करना है हमें, देखो लेंथ अगर चेंज करते जाएंगे, डीएल का पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो थीटा चेंज होते जाएगा। अगर डीएल हमने यहाँ पे ले लिया तो ऐसा थीटा ऐसा हो गया, थीटा अलग अलग होते जाएगा। ऊपर गए तो थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा चेंज होता है डीएल के हिसाब से। वापस ऊपर गए तो देखो यहाँ पे आर छोटा है, आर बढ़ गया, आर बढ़ गया। वापस अगर डीएल का पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो आर भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चेंज हो रहा है वो ध्यान में रख के हमें साल को जो जो डीएल के हिसाब से चेंज होता है उनको डीएल की टर्म में लिखना पड़ेगा या लेंथ की टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से उसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी वैल्यू डायरेक्ट ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अभी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जो है हम इसी को डेरिवेट करेंगे लेकिन एनसीईआरटी के बुक की तरह। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। नीट और जेडब्ल्यू में उसका फॉर्मूला बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए वो देखते हैं। चलो दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो इन्फानाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, बहुत ही ज्यादा जिसकी लेंथ है, इन्फानाइट लेंथ है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, B = μ0I/2πr। ठीक है, बुक में आपकी और एक कंसेप्ट है, अगर वायर सेमी इन्फानाइट हो, सेमी इन्फानाइट मतलब क्या, जैसे इन्फानाइट में हम क्या करते थे, ये सेंटर लिया था हमने, ऊपर इन्फानाइट तक जाते थे और इन्फानाइट तक, यहां से आप पूरे को क्या बोल देंगे, इन्फानाइट। ठीक है, सेमी इन्फानाइट मतलब ऊपर से इंफिनिटी तक जाओ या फिर नीचे से ऐसा इंफिनिटी तक जाओ, मतलब आधा लो सिर्फ। तो सेमी इन्फानाइट के लिए क्या हो जाएगा, b का वैल्यू आधा हो जाएगा। तो b = क्या, μ0, इसका आधा करो 4πr। कुछ नहीं, एक छोटा सा कंसेप्ट था आपकी बुक में, वो छूट गया था मेरे से। अगर इन्फानाइट मतलब पूरे वायर की वजह से इतना है, तो आधी वायर, सेमी इन्फानाइट मतलब आधी इन्फानाइट, सेमी मतलब आधी, आधी इन्फानाइट मतलब ये आधी हो सकती है या ये आधी। तो आधी वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। तो b को आधा कर दो, μ0/4πr। चलिए जानो, अभी हमें ढूंढना है जो आपका जेडब्ल्यू और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देखेंगे फाइनाइट के लिए, उसमें हम देखेंगे फाइनाइट के लिए। और फाइनाइट देखते देखते अपने आप क्या देख लोगे, इनफाइनाइट देख लोगे। ठीक है, तो देखिए क्या करता हूं मैं, एक फाइनाइट लेंथ वाली वायर लेता हूं, उसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, L। इसको जल्दी जल्दी करेंगे। और ये जो पॉइंट P है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने जानबूझ के सेंटर से नहीं लिया है। देखो इधर का पोर्शन ज्यादा है, इधर का पोर्शन कम है। ये पॉइंट P आप वायर के सेंटर से ही लो, ये कुछ जरूरी है नहीं। लेकिन जब इन्फानाइट कंसीडर करते हैं तो इन्फानाइट वायर में हम कौन सा भी पॉइंट क्या कर सकते हैं, मिडल या सेंटर वाला पॉइंट मान सकते हैं। क्योंकि कहाँ से उधर एक पॉइंट से इधर कितनी वायर गई है, इधर कितनी वायर गई है, हमें मालूम नहीं होता है। तो कोई भी पॉइंट को हम सेंटर मान सकते हैं, लेकिन ये फाइनाइट लेंथ वाली वायर है, इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इधर भी एक पॉइंट पे हमने क्या लिया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और उस डिस्टेंस पे P रख दिया। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलेंगे हम R। ठीक है, लेंथ मालूम है हमें, तो हम क्या करते हैं, इधर की एंड तक एक ज्वाइन कर देते हैं और इधर का लेंथ एंड भी मालूम है, तो इधर की लेंथ तक एक सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अभी देखना, ये इस एंगल को मैं बोल देता हूं φ1। ठीक है, ये एंगल को मैं बोल देता हूं φ2। अब ये φ1 φ2 कैसे लेना, ये φ1 और φ2
ये बातें बहुत जरूरी है। φ1 और φ2 हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अपोजिट साइड्स में मेजर करना। एक को ऐसे इधर से ऊपर मेजर किया है तो दूसरे को कैसे मेजर करना, नीचे से मेजर करना। ठीक है, एक को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मेजर किया तो दूसरे को यहाँ से नीचे की तरफ मेजर करना। पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ है एल। ठीक है, फाइनाइट है तो पूरी लेंथ एल लिख सकते हैं। उसके बाद में बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है, b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो थीटा बताना है, थीटा बताने से पहले डीएल लिखना पड़ेगा। डीएल कहाँ पे ढूंढो, तो चलो करंट ऐसा जा रहा है, मैं डीएल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये डीएल हो गई। डीएल की डायरेक्शन भी किधर होगी, ऊपर होगी, ये इतना डीएल है। ठीक है, ये इतना क्या है, डीएल। अभी क्या करते हैं हम, डीएल और पॉइंट पी दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, आर बोलते हैं। आर हमेशा क्या होता है, छोटा आर। छोटा आर हमेशा होता है डिस्टेंस बिटवीन डीएल एंड पी, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आर फिर से थीटा बाकी है। थीटा मतलब क्या, एंगल बिटवीन डीएल बार, ये डीएल बार वेक्टर, ठीक है, और ये आर बार वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ, इसको। क्यों, वो आपको बाद में पता चलेगा, बाद में मतलब अभी 2 मिनट में पता चलेगा। इस थीटा को मैं क्या बोल देता हूँ, इस एंगल को, यहाँ से इतना एंगल पी पॉइंट से ये जो आर वेक्टर ड्रॉ किया है उसको मैं थीटा बोलता हूँ। बोलना इसको चाहिए लेकिन मैं इसको बोलता हूँ। चलो इसको बोल दिया तो ये 90 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो 90 है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। डायग्राम ठीक से समझ रहा है आपको, ओके। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई dv। ठीक है, म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन, अभी थीटा की जगह पे कौन है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल हमेशा किसके बीच का लेना है, डीएल बार और आर बार के बीच का एंगल। इसको थीटा मानने की वजह से 90 माइनस थीटा हो गया, तो उसको भी उधर 90 माइनस थीटा लिखना होगा। तो dv इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखो थीटा उधर क्यों किया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमने पिछले इसमें क्या किया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जब था, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ हमने डेरिवेट किया, सॉरी इंटीग्रेट किया। और विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ जब हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमने इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्ट लिख दिया, वो कुछ मजा नहीं आ रहा था। अभी हम ऐसा कुछ टर्म लेंगे कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वो टर्म लेंगे थीटा, और थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो आसान हो जाता है। तो डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन का आंसर रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर रखना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, आंसर आते जाएगा मस्त तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थीटा के वजह से आर कैसे चेंज होता है और लेंथ कैसे चेंज होता है वो देख लेंगे, और जो भी इक्वेशन आएगा ना उसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे। पिछले में क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इंटीग्रेट कर रहे थे, जिसमें मजा नहीं आया हमको, डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ा। इसमें अगर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करते हैं ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, अगर थीटा को हम φ1 जितना रखेंगे, अगर थीटा अभी देखो मान लो ऐसा है, थीटा अगर 0 रहा तो फिर इतनी लेंथ कवर होगी, पॉइंट जितनी। थीटा को नीचे नीचे जैसे बढ़ाते जाएंगे, थीटा को नीचे नीचे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा थीटा 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 बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे देखो ऐसा थीटा, बाद में ऐसा थीटा, लेंथ कवर होती जाएंगी नीचे नीचे। थीटा को ऊपर लेके जाओ, धीरे धीरे थीटा जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे पॉइंट ज्वाइन होते जाएगा, लेंथ कवर होती जाएगी। मतलब क्या, थीटा की वजह से लेंथ हम लिख सकते हैं, थीटा चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज होगा। करेक्ट है। दूसरी बात कि आर, थीटा भी ऐसा है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, देखो ये आर छोटा है, जब थीटा पूरा बड़ा हो जाएगा तो आर भी बड़ा हो जाएगा। इधर जब थीटा जाएगा ऊपर ऊपर तो इधर भी आर बड़ा 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 होते जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर थीटा चेंज करोगे तो आर भी चेंज होगा, और हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये ध्यान रखो। तो पूरे टर्म को मैं क्या करूंगा, थीटा के टर्म में लेकर आऊंगा। थीटा के टर्म में लाएंगे कैसे, अभी हमें सबसे पहला काम क्या करना है, आर को लिखते हैं थीटा के टर्म में। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, तो आर लिखना है ना, तो आर देखो, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा, हो गया, ये आर लिख दिया हमने। ठीक है, थीटा के टर्म में।
अभी वापस डीएल को हटाना है। डीएल को कैसे हटाएंगे? डीएल को हटाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखना क्या हो गया। डीएल मतलब किसका पार्ट है? छोटा सा किसका पार्ट है? लेंथ का पार्ट है। तो लेंथ में जाएंगे वापस। इधर देखो ये एल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है। तो इन दोनों में देखो क्या है रिलेशन। tan थीटा अगर निकालोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? एल अपॉन आर। tan थीटा क्या होता है? ये थीटा रहा आपका, ठीक है। tan थीटा क्या होता है? अब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, करेक्ट है। tan थीटा क्या हो जाएगा आपका? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देयरफॉर एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू आर इंटू tan थीटा हो जाएगा। हमें एल नहीं चाहिए, हमें डीएल चाहिए। डीएल चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करो, डीएल हो जाएगा ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करो, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डीएल बाई डी थीटा, आर तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। नहीं डी थीटा नहीं लगेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे, उधर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर डीएल क्या हो जाएगा? आर सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा उधर चला जाएगा। ये डी थीटा क्या हो जाएगा? उधर चला जाएगा। तो इस तरह से डीएल लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा? देयरफॉर डीबी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई एज इट इज, ठीक है, कांस्टेंट है। डीएल को लिखो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये डीएल को लिखा, वापस कॉस थीटा अपॉन, दिख रहा है क्या आपको इधर का? ओके, अपॉन क्या है? आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर डीबी क्या हो जाएगा? देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और वापस देखो, अभी इसी में कर देता हूं मैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऊपर जाएगा, ऐसा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी? कैंसिल, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं यही से कैंसिल कर देता हूं ना इनको, सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो डीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट है। फिर से यहाँ पे देखो ये आर और ये आर स्क्वायर, इसमें से एक एक कट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो ये डीबी हो गया, हमें क्या चाहिए? फाइनाइट। तो देखो पूरा जो मिलना है हमें, पूरा कैसे मिलेगा? b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो किसका लिमिट लगाना पड़ता है? थीटा का लिमिट लगाना पड़ता है। तो थीटा देखो ऊपर कितना मैक्सिमम हो सकता है? फाइनाइट लेंथ है, ऊपर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 जितना। यहाँ तक अगर थीटा 5 जितना हो गया तो यहाँ तक आ जाएगा एंड तक। तो ऊपर कहाँ तक जाएगा? 5 तक। और नीचे 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 कहाँ तक जा सकता है? 5 तक। 5 नीचे जाएगा तब उसको कैसे गिनते हैं हम? माइनस में, ठीक है। कोई भी एक डायरेक्शन, देखो एंगल की अलग अलग डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। किसी को कब पॉजिटिव मानते हैं, किसी को कब पॉजिटिव मानना है, वो हम पे है। हम क्या मानते हैं? ऊपर ऊपर जैसे मेजर करेंगे एंगल तब पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे नीचे जब मेजर करेंगे तब निगेटिव मान लेंगे, ठीक है। हम मान सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो देखो क्या आ जाएगा? -5 टू +5 प्लस बोल देता हूँ इधर, डीबी लिख दो म्यू 0/4 पाई, ठीक है। आई बाकी है तो इधर आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर। कॉमन निकालो, कॉमन नहीं, कांस्टेंट बाहर निकालो, म्यू 0I/4 बाय आर, करेक्ट है। इंटीग्रेशन 5 टू -5 इधर क्या हो गया? सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा बचा। अभी 11th याद करो फिर से, छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़े थे हमने सेकंड चैप्टर में मैथमेटिकल मेथड में। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू 0I/4 पाई आर साइन थीटा, ठीक है। इधर रख देंगे -5 टू, इधर रख देंगे 5, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आर। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले अपर लिमिट लगा दो तो ये हो जाएगा साइन 5, बाद में कंपलसरी साइन होता है माइनस, और उसके बाद में साइन ऑफ दूसरा एंगल कौन सा है? -5, ठीक है। अभी वापस इंटीग्रेशन लाओ, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री लाओ। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है? साइन ऑफ
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो साइन ऑफ माइनस फाइव टू क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाइव टू, और ये ऑलरेडी इधर माइनस है और इसका एक माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई r इंटू ये i हमेशा रह जाता है i, और इधर आ जाएगा साइन फाइव वन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाइव। इस तरह से वो दूसरा वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जैसा जैसा फाइव चेंज हो जाएगा वैसे वैसे साइन फाइव वन भी चेंज होगा, साइन फाइव टू भी चेंज होगा, उनकी वैल्यू डालो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट के लिए काम में कब आएगा, देखो इसी से इनफाइनाइट का फॉर्मूला निकला था हमारा, b इज इक्वल टू क्या आया था, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर आया था पूरे इनफाइनाइट का। तो इससे कैसे आएगा, देखो फाइव वन फाइव टू का लिमिट डालना है तो इसको एज इट इज रख दो। ठीक है, अभी देखना ये फाइव वन जब इनफाइनाइट होगा, देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल बढ़ते जाएगा। जब ये इनफाइनाइट हो जाएगी तब ये ऐसा 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 पहुंचने के लिए ये भी कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो ड्रॉ करके मैं या एंड तक पहुंच रहा हूँ। अगर मुझे इनफाइनाइट वायर के एंड तक पहुंचना है, देखो फिर मैं ऐसा जाऊंगा, ठीक है, फिर मैं ऐसा जाऊंगा, फिर मैं ऐसा जाऊंगा, धीरे धीरे देखो ये जो है ये ऐसा 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 हो रहा है। ठीक है, तो मुझे एंड तक जाना हो तो ये डायरेक्ट फाइनली क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर ये पैरेलल हो जाता है तो ये फाइव वन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, वैसा ही इधर इनफाइनाइट तक जाना है तो इधर भी ऐसा ऐसा ऐसा, इनफाइनाइट जाने के लिए देखो ऐसा 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 एंगल बढ़ेगा, वापस दूर तक जाना पड़ेगा, बाद में ये भी 90 हो जाएगा इन्फिनिटी के लिए। तो 5 1 5 तो दोनों की वैल्यू डाल दो, साइन 90 प्लस साइन 90, 1 1 होता है साइन 90 साइन 90, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये, तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, म्यू जीरो अपॉन 2 पाया। यही था आंसर हमारा इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, तो खाली ये वैल्यू ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, आपको आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यही फॉर्मूला ध्यान में रखो, हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।